उत्तर प्रदेश स्वायत्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन की इस बैठक में हमारे सभी साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार अपने रखे हैं और कई ऐसे परामर्श दिए हैं जिससे कि महाविद्यालयों का संचालन भविष्य में कैसे हो सके, इस पर एक नया रास्ता मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि आज प्रदेश में स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों का संचालन बहुत मुश्किल हो गया है। जिन महाविद्यालयों में कभी 4000, 4500, 5000 की छात्र संख्या रहा करती थी, आज वहाँ 400, 500, 700, 800। तो जहाँ एक और बीए और बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज में लगातार छात्र संख्या गिर रही है, वहीं अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं, बीएड और डीएलएड, इनकी स्थिति भी वर्तमान में या आने वाले वर्षों में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 बीएड और डीएलएड महाविद्यालयों की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समाप्त की गई। तो एक तरफ तो एनसीटी ने इतने महाविद्यालयों की मान्यताएं समाप्त की, दूसरी तरफ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय या कुछ अन्य स्थानों पर वो एक अजीब सी लिस्ट लेके आ गए हैं कि एनसीटी की साइड में इनका नाम पड़ा है और इनका नहीं पड़ा है। और ये एनसीटी की भी मिली भगत से ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों ने पीएआर भरा भी था या जिनकी मान्यता नहीं भी निरस्त है, तो उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान है, उनमें नाम उनके प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अभी एक कॉलेज विद्या भारती का कॉलेज है कानपुर में, उसका नाम तक हटा दिया था जबकि उन्होंने पीएआर भरा था। आप एनसीटी की हिमाकत की देख सकते हैं सीमा को, कि जिसकी सरकार है बीजेपी की और बीजेपी संघ से जुड़ा हुआ है और संघ का विद्या भारती है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय है कानपुर में, उसके साथ उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया था और उसका नाम भी उन्होंने हटा दिया था। जब बहुत बड़े स्तर से उस पर पहल हुई तब जाकर उसका नाम जुड़ा। तो एनसीटी में क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ये बात सही है कि एनसीटी के चेयरमैन या कुछ अच्छे अधिकारी हैं जो बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम उनकी सराहना भी करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रैकेट भी है वहाँ पर जो वर्षों से कार्यरत है, जो सही को गलत और गलत को सही करता रहा है। आज हमारे राष्ट्र की अध्यापक शिक्षा की जो दुर्दशा हुई है उसका दोष कॉलेजों पर मढ़ा जा रहा है, विशेषकर स्वायत्त पोषित महाविद्यालय के कॉलेजों पर मढ़ा जा रहा है। तमाम सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं कि स्वायत्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधक ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जैसे लगता है कि स्वायत्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधक कोई अपराधी हैं, कोई माफिया है। एक प्लान्ड वे में हमारे लोगों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लिखित रूप से अभी भारत सरकार के एक बहुत बड़े अधिकृत दस्तावेज में लिखा गया कि बीएड और डीएलएड महाविद्यालय चलाने वाले जो संचालक हैं, जो उनका समूह है, वो देश का सबसे पावरफुल माफियाओं में एक है। या हम लोग माफिया हैं? अरे विश्वविद्यालय में भैया कुलपति से मिलने जाते हैं तो कई बार समय तक नहीं मिलता है, और कई बार अगर हम एनसीटी में मिलने जाएं तो सीधे कोई बात करने वाला नहीं है। कई हमारे प्रबंधक बताते हैं कि गए थे गेट से, अंदर ही नहीं एंट्री कराई। तो ये दुर्दशा है हमारी, और आप बता रहे हो कि हम सबसे बड़े माफिया हैं। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों को जड़ से समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हम सभी को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। किसी मुगालते पे कोई ना रहे कि आज मेरे कॉलेज में बड़ा अच्छा है तो कल भी रहेगा, आज इनकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, निपटोगे सब बारी बारी। तो इसलिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन विश्वविद्यालयों से हमारे साथी नहीं आए, हमें उनको बैठक की जो महत्व है उसके बारे में उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। और अगली बैठक तक हम अपने केवल संगठन मंत्री जी का ही ये दायित्व तो नहीं है कि वही सबको फोन कर करके कहें, हम सभी लोग कहें।
एक साथी 4-4 को कहे, 5-5 सदस्य को ले ले, आपस में बांट लें कि कितने विश्वविद्यालयों से कितने साथियों को कहना है। कई बड़े जुझारू साथी रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे हैं, और आज उन्हीं साथियों के संघर्ष की बदौलत ही आपका बीएड और डीएलएड जो स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों में सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वो संचालित हो रहा है। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने सत्र शून्य कर दिया था और कॉलेजों का चलाना लगभग असंभव हो गया था, और पग-पग सबसे कैसा कैसा उत्पीड़न हो रहा था, ये अभी हम लोग भूले नहीं हैं। तो आज उन साथियों में से केवल हम 2-3 बचे हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। कहाँ गए वो लोग? ऐसा क्या व्यवहार हुआ जो वो लोग यहाँ नहीं आते? हमें उनको बताना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं पुराने लोग कि वो लोग कौन कौन थे जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहा करते थे। कौन वो लोग थे जो मंत्री जी के बंगले में जा करके कितनी तरह के दबाव सहते थे। तो उन सब को जोड़ें, क्योंकि स्थितियाँ बहुत खराब हैं स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों की। अब ये आ रही है कि छात्र संख्या गिर रही है तो कैसे बढ़े। निश्चित है कि छात्रों की जो सोच है उसमें भी परिवर्तन आया है, अभिभावक है उसकी सोच में भी परिवर्तन आया है। अब जैसे ही इंटर पास करके बच्चा आता है वो चाहता है कि ग्रेजुएशन होते होते वो कुछ कमाने लगे, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए हैं। मोबाइल का रिचार्ज उसे कराना है, दिन भर मोबाइल देखना है, तमाम और सारे उसके खर्चे बढ़ गए। तो शिक्षा का स्तर गिर गया उसमें। दिन रात तो मोबाइल देख रहा है, दिन रात कंप्यूटर उसके माता पिता ने खरीद के दिया है, लैपटॉप, लेकिन देख उसमें क्या रहा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो जो शिक्षा की दुर्दशा के लिए स्वायत्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधकों को दोषी दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सभी महाविद्यालय के प्रबंधक बहुत ही सम्मानित लोग हैं, अपने अपने समाज के, अपने अपने क्षेत्र के, और बहुत ही पवित्र भावना के साथ हम सभी लोगों ने अपने महाविद्यालय स्थापित किए। और आज हमारे द्वारा स्थापित महाविद्यालयों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र छात्राएं पढ़ पा रहे हैं। उन गांवों में जहां कभी उच्च शिक्षा संभव नहीं थी, उन जगहों उच्च शिक्षा केवल पोरवाल जी जैसे या हमारे जो आदरणीय संरक्षक राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमारे संधू जी हैं, गोयल साहब हैं, इन लोगों की वजह से आज प्रदेश में बच्चे बच्चियां जो गरीब थे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। तो इसको देखना है। और समर्थ की जो समस्या आई है, समर्थ की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने कुछ वार्ता की थी अपने कानपुर विश्वविद्यालय में, और ये पाया कि जो जो सुझाव दिए गए थे वो वहाँ के कुलपति जी ने उन सारे सुझावों को अमल पे ला दिया। जैसे तारीख बढ़नी थी तो उन्होंने दिल्ली में बात करके तारीख बढ़वाई। हमने कहा कि नहीं, ये दिक्कत आएगी और बच्चा ऐसे करके हमें फीस नहीं देगा। तो उन्होंने कहा अगर ये बताते हो ये प्रोविजन है और ये छात्र हित में भी है, कॉलेजों के हित में भी है, तो ये प्रोविजन हम कराए देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के आपके वाइस चांसलर उससे जुड़े नहीं हैं, आप अपने अपने से कहिए, वो लोग उसको कराएंगे। और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति चूंकि सारे कुलपतियों के अध्यक्ष हैं, तो निश्चित है कि उनका ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, और समर्थ में कई सारे समाधान वहाँ से हुए। तो ये हमें नहीं लगता है कि केवल सरकार के स्तर से ही होंगे, ये अपने अपने विश्वविद्यालयों में बात करिए, और आप अगर हमें लिख के देंगे तो हम आपकी समस्या को प्रदेश स्तर की समस्या मानते हुए वहाँ के जो कुलपति हैं और AIU के अध्यक्ष हैं विनय पाठक जी, उनको भी इससे अवगत कराएंगे। अभी हम पिछले कुछ दिनों पहले समाज कल्याण विभाग के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, जिसका यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और उसका भी फर्क हम सभी के कॉलेजेस में पड़ेगा। जैसे एक तो ये होता है कि स्टूडेंट हमारी स्कॉलरशिप आ जाती है, शुल्क प्रतिपूर्ति आ जाती है, और वो कॉलेजेस में नहीं देता है, तो उसके लिए अब स्टूडेंट उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा, बैंक से नहीं निकाल पाएगा,
स्टूडेंट को केवल एक लेटर मिल जाएगा कि आप ऐसा ऐसा करके एलिजिबल हो गए हैं, और एक प्रक्रिया का पालन करने के बाद वो कॉलेजेस को ही वो शुल्क उसके बच्चे के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बड़ी समस्या का समाधान ये होगा। दूसरा भी गोयल साहब बता रहे थे कि बच्चे तो आते ही नहीं हैं, केवल है ना कैसे कैसे करके मैनेज करना पड़ता है, और बहुत सारे दलाल जो हैं वो स्कॉलरशिप के बेस पे ही एडमिशन करा रहे हैं। तो दलाल की अभी हम बात करें तो एक मंत्री जी हैं, उन्होंने दलाल को पकड़ा और जम के भिजवाया और जेल भी भिजवाया कानूनी रूप से। तो अगर दलाल के बारे में हम शिकायत करेंगे, शासन को बताएंगे कि कैसे वो कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो निश्चित ही उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। आप इससे निश्चिंत रहें। दलाल के बारे में सूचित तो करिए, बस एक प्रमाण के साथ सूचित करिए। अच्छा, एक चीज़ और होगी समाज कल्याण में उसमें कि अब आपके छात्र के चेहरे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कि चेहरे से उसका देखा जाएगा कि वो आया है कि नहीं आया। तो जो छात्रवृत्ति पे और शुल्क प्रतिपूर्ति पे फर्क पड़ेगा, उसका आकलन हमें बोलना नहीं, आप खुद आप समझ सकते हैं। चयन समिति में जो कहा गया है शिक्षक और प्राचार्य के लिए तरह तरह के मेंबर्स आ जाते हैं, इसका भी कानपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने बात किया था, और माननीय उच्च न्यायालय में इसके बारे में एक रिट भी चल रही है, ये लखनऊ बेंच में। कानपुर में उन्होंने ये कर दिया है कि एक दिन एक साथ सारे मतलब कई कॉलेजेस के इंटरव्यू करा दिए जाते हैं। तो जो आर्थिक दोहन होता था, वो जो बार बार हम लोगों को बुलाना पड़ता था, किधर आ जाइए, फला आ जाइए, ढिमाका आ जाइए, तो वो बंद है। अब विश्वविद्यालय ही उन एक्सपर्ट को बुलाता है, तो तुम चाहे बाहर के बुलाओ चाहे लोकल के बुलाओ, हमसे क्या मतलब है। और 5,000 रुपए बस शुल्क जमा होता है। तो हमारा नहीं, अपने यहाँ 5 नहीं 15,000 है शुल्क जमा, पर टीचर का 15,000 नहीं, जो एक्सपर्ट का 5,000 रुपए लगता है। नहीं, एक्सपर्ट का हम लोगों को नहीं लगता, हमसे तो हर टीचर जिसको कराना उसका 15,000 रुपया लग रहा है। 15,000 लग रहा है, हाँ, उसका 15,000 रुपए लग रहा है एक टीचर का। हाँ, एक टीचर के लिए मतलब अप्रूवल 15,000 में हो जाएगा। और यही अप्रूवल पहले एक एक एक्सपर्ट 15,000 मांगता था कि भाई होटल में रुकने का कराओ, कन्वेंस दो, फिर वो अलग। तो ये कुछ सहूलियत हुई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमने हाई कोर्ट यहाँ पर रिट करी है, और उसका आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट के TMA पाई का एक केस था, बहुत ही चर्चित था, 11 जजेस बेंच का ऑर्डर है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बताया था कि चूंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये सरकार से कुछ नहीं लेते हैं, तो सरकार को इसमें अधिकार नहीं है कि इस टाइप से आप चयन समिति के सदस्य बना दें, ये बना दें, वो बना दें। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार बना करके पंजाब में भी एक आदेश हुआ, माननीय पंजाब उच्च न्यायालय का भी एक आदेश है, जिसमें भी ये कहा गया है कि नहीं, ये कमेटी में तमाम सारे सदस्य आ जाते हैं, इनको भेजने का विश्वविद्यालय को कोई अधिकार नहीं है। तो इन दोनों ही आदेशों को लगा करके यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में हमने रिट कर दी है। उसमें अगर आप साथी लोग थोड़ा भी बस कुछ नहीं बात करनी है, कभी चले चलना है, तो ये आपका हो जाएगा, जजमेंट में लगा हुआ है। और 2 ऑर्डर इसके सपोर्ट में। तो ये कतई मत सोचिए ये सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है, हमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। हम ये कतई ना सोचें कि फलाने भी जाते हैं तो वो कुलपति जी हमें बड़ा सम्मान करते हैं, ठिकाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार बड़ा सम्मान करते हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। इस मुगालते में हम कतई ना रहें। सब के लिए हम केवल एक दुधारू गाय हैं, और आज जब कॉलेज वालों का समस्या का समय आ गया तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो इस पर चयन समिति पर अगर आप चाहेंगे स्थायी समाधान का, तो वो कोर्ट वाला भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कानपुर विश्वविद्यालय में ये प्रक्रिया है, इसको भी देख सकते हैं, ये तो तत्काल चल रही है। और कोर्ट में भी बहुत एडवांस स्टेज पे है, कई तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से उसको रुकवा दिया गया। अकेले मेरे बस का नहीं है, क्योंकि विनय त्रिवेदी कुछ भी नहीं है। विनय त्रिवेदी सब कुछ हैं जब आप सब साथी हमारे साथ हो। आप सब साथी साथ होगे तो जैसे बीएड के शुल्क का निर्धारण हो गया, जो डीएलएड सरकार चाहती नहीं थी, 6 साल मुकदमा लड़ने के बाद यहाँ आज प्राइवेट कॉलेजेस में चल रहा है,
तो इन सब की जो लड़ाई लड़ी गई तो वो आप सबने सहयोग किया, तब ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, ऐतिहासिक सुविधाएं मिली हैं। फिर आप लोग सहयोग करोगे, फिर सब होगा। सेमेस्टर सिस्टम वाला बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग सामूहिक रूप से अपने अपने विश्वविद्यालयों में एक रिप्रेजेंटेशन दें और सरकार को भी भेजें। देखिए, नई शिक्षा नीति में सतत मूल्यांकन की बात है, कहीं ये नहीं है सेमेस्टर सिस्टम और फलाने सिस्टम। इन्होंने तो क्या किया है, अच्छी व्यवस्था को भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उसमें। हमारे जो प्राचीन राष्ट्र का वैभवशाली गौरव था, जो आक्रमणकारियों ने समय पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हम सभी जानते हैं कि समय समय पर हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, कभी मुगलों ने किया, तो कभी अंग्रेज आए, तो कभी शक आए, कभी हूण आए। हमारी पुस्तकालयों को जला दिया गया, हमारे जो विश्वविद्यालय थे जिनमें अथाह ज्ञान का सागर था, वो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। तो इतिहास पूरा सब बदल दिया गया। सब अभी तक जो पढ़ाया गया वो सब ऐसा था कि जिसमें आप अपनी उपलब्धियों पर ही गर्व नहीं कर पाते थे। आपका बच्चा जानता ही नहीं था कि अरे हमारे यहाँ ऐसे गणितज्ञ थे, हमारे यहाँ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो बड़े बड़े उपकरणों के बिना ये बता सकते थे कि ग्रह कैसे चल रहे हैं, कौन से ग्रह का कैसा रंग है, कौन से ग्रह का सृष्टि पर कैसा प्रभाव है। इवन उन्होंने ये तक बता दिया था कि ग्रह की चाल से प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य पर, व्यवहार पर क्या फर्क पड़ता है, कहाँ बताया गया। तो नई शिक्षा नीति में इन सब पहलुओं पर भी विचार किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कई बार हम लोग उसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी कहते हैं, तो ये बताया गया। ऐसा नहीं कि केवल प्राचीन बातों पर ही जोर दिया गया है, विश्व में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल विकास हो रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके बारे में भी पूरा ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बारे पर भी ध्यान रखा गया है कि स्किल की कितनी कमी है। अभी गोयल साहब बता रहे थे कि प्लम्बर नहीं मिलते अच्छे, एसी ठीक करने वाले अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हमारे तमाम सारे बच्चे हैं जो 10,000 की नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अगर एसी ठीक करना जान जाएंगे तो 2,000 रुपए रोज कमाएंगे। तो ये धारणाएं, ये सारी चीजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सबका ध्यान रखा गया है। बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फाइनल की गई है। लेकिन फिर देखिए, सिस्टम में व्याप्त जो नकारात्मक लोग हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था का भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ कहा गया कि सतत मूल्यांकन, और उन्होंने कर दिया सेमेस्टर मूल्यांकन, ताकि 2 बार परीक्षा दो, 2 बार फीस लो और बर्बाद हो जाओ। पैसे के जो गरीब छात्र हैं वो पढ़ाई ही छोड़ दें। तो इस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। परीक्षक के बारे में बात करी गई, तो हम कानपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने बात करी थी। वहाँ चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कॉलेज ही चुनता है। अभी एक बड़ी वहाँ का जो रैकेट जिसको हम कहेंगे, सफ़ेद पोश रैकेट है, वहाँ पर पढ़े लिखे, उनमें कई शिक्षक भी हैं। उन लोगों ने सामूहिक प्रयास किया कि जो बाह्य परीक्षक कॉलेज चुनते हैं उसका अधिकार बंद कराया जाए। तरह तरह के लॉजिक दिए गए, विश्वविद्यालय की विभिन्न कमेटियों में दबाव डाला गया, क्योंकि वही लोग हैं कमेटियों में, और ऊपर से नीचे तक सब एक वक्त पे पता नहीं कैसे एक बड़बोलेपन में एक प्रोफेसर से निकल गया कि ये होने जा रहा है। तो उस पर फिर हम डरे नहीं। हमने कहा ईश्वर ने जो लिखा होगा मेरा तो फिर बुरा होगा ही। हमने उसका जम के विरोध किया, अकेले ही किया। हमने कहा अध्यक्ष बनाया तो फिर इतनी तो हिम्मत रखें, तो केवल विनय त्रिवेदी प्रबंधक बनना हो तो छुप के अपने कॉलेज में बैठे। तो अध्यक्ष के रूप में हमने जितनी हो सकती थी ईश्वर का नाम लिया और जम के विरोध किया। हमारे पास ऊपर से फोन आया कि भैया बंद करो, जो व्यवस्था है वही लागू रहेगी। ये चाहे किसी समिति का कोई निर्णय है, परीक्षक चुनने का अधिकार आपको रहेगा। हमने बताया उनको कि परीक्षक चुनने की आड़ में विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो क्या साजिश कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, फिर वही होगी, गंदगी फैलेगी। आज कॉलेज परीक्षक नामित कर रहा है, बुला रहा है, तो बहुत ईमानदारी आई है, बहुत पारदर्शिता आई है, तमाम सारा भ्रष्टाचार रुका है। अगर ये पुराने व्यवस्था लागू हुई
कि विश्वविद्यालय से परीक्षक नामित होंगे, तो कैसे परीक्षक नामित होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती, क्या लेन देन होता, सबको मालूम है। तो फिर जब ये सब होगा तो निश्चित है कि शिक्षा की व्यवस्था गिरेगी। तो कुलपति जी ने हमारी ये जो हमारी बात थी उसको अपने विचार किया और कहा नहीं है ठीक है, जो व्यवस्था है कॉलेज परीक्षक चुनने की वो बनी रहेगी और आंतरिक और बाह्य परीक्षा दोनों हम ही लोग फाइनल करते हैं। ऐसा आप लोग भी अपने यहाँ कराएंगे। शुल्क वृद्धि पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, कई और विश्वविद्यालय हो, किसी का कानपुर नहीं, तमाम विश्वविद्यालय। एक देखिए भाई साहब, क्या बलिया में इतना अच्छा है, बनारस में काशी विद्यापीठ में इतना अच्छा है। आज विश्वविद्यालयों की ये हिम्मत हो गई है कि वो शासन को कुछ नहीं समझ रहे हैं, शासन का कोई नियंत्रण ही नहीं है लगता है। अरे भाई, लोगों ने सरकार को चुना है वोट दे करके। जो 46 लाख 47 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता ने जो वोट दिया है वो सरकार को दिया है, जनप्रतिनिधियों को दिया है, उनके माध्यम से सरकार चुनी गई है। किसी रजिस्ट्रार को, किसी डिप्टी रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या कुलपति को नहीं दिया है। इसलिए सरकार इसमें कतई हल्केपन से व्यवहार न करे और विश्वविद्यालयों पर पूरी निगरानी रखे कि जब 800 रुपए प्रति सेमेस्टर का शुल्क शासन ने निर्धारित किया, तो ऐसी कौन सी हिम्मत है जिसकी वजह से विश्वविद्यालय आज शासन को भी पैरों के नीचे रख रहे हैं, शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पर सरकार संज्ञान ले और ये सरकार की नॉलेज में डालने की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय नागेश्वर सिंह जी की, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, जिसको ये लोग आदेशित करेंगे, बाकी लोग चलेंगे। 2003 से शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ है। प्रमुख सचिव जी के पास गए तो सीबू ने तो ये कहा कि नहीं ठीक है। प्रमुख सचिव ने कहा वैसे ही छात्र संख्या कम है, शुल्क बढ़ा दोगे तो और बढ़ेगी कि घटेगी? यार, जितनी है उतने हम तो कर नहीं पा रहे हो और बता रहे हो कि शुल्क बढ़ा दो। ये असली उत्तर है, ये उत्तर मुझे मिल चुका है। तो ये उत्तर भी आ चुका है शुल्क पे, और इस पर विचार भी करिए। 5000 रुपये शुल्क निर्धारित था 2000 के पहले भी, बात को 2003 में भी वही शासनादेश हो गया। लेकिन आज भी ये हकीकत है, तमाम सारे विश्वविद्यालयों से जुड़े जनपदों में 2-2 हजार रुपए में लोग बीए में एडमिशन करना है, 5000 शुल्क नहीं ले रहे हैं। तो अगर शासन से बढ़ भी जाएगा तो उनको 2000 में ही लेना है। और ये प्रमुख सचिव का सुझाव थोड़ा सा अच्छा भी लगा, लेकिन कई लोग जो कह रहे थे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो स्कॉलरशिप का इंतजाम प्रमुख वहाँ सरकार कर रही है। और जो इस समय समाज कल्याण के मंत्री हैं वो पुलिस कमिश्नर थे और बहुत सारी चीज़ों को जानते समझते हैं। और जो प्रमुख सचिव भी हैं, अब प्रमुख सचिव बन गए हैं, तो उनका भी दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है। तो दलाल जो स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन कर रहे थे, उन पे हमें लगता है कड़ी कार्रवाई होगी। और हम लोग चाहें तो माननीय मंत्री जी से भेंट कर भी सकते हैं और ये सारी चीज़ें दलालों वाली उनको बता सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर से मिनिस्टर बने हैं, वो साधारण मिनिस्टर नहीं है। तो वो आपका समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से अपराधी तत्व शामिल हैं, और वो इस पर जरूर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। बस आपको ये निर्णय लेना है, आज चाहें तो आज चल सकते हैं या जिस दिन चाहें उस दिन चल सकते हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है। और अगर किसी दूसरे मंत्रालय से जुड़ी समस्या भी होगी जो उनसे भी जुड़ी होगी, तो उन्होंने कहा मैं उसके लिए भी बात करूंगा। मतलब हम तो एक ही बैठक में गए और इतना इम्प्रेसिव मीटिंग थी, उनके करने का ढंग बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तो अपने 20 साल के करियर में कभी इतनी अच्छी मीटिंग कभी देखी ही नहीं। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग एक बार समाज कल्याण मंत्री से भी मिले, क्योंकि समाज कल्याण की जो स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति है, इसका कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है। स्किल डेवलपमेंट की जगह जगह दुकानें खुली, हम सभी जानते हैं, तमाम उसमें लोग ले लेते हैं, इसके बाद कॉलेजों में आते हैं और कैसे कैसे होता, कुछ नहीं होता। अगर स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री से हम ये बात कर लें
कि आप इन कोर्सेज को हमारे यहाँ ही कर दें, क्योंकि अब तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आपको नियमित पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स कराने ही होते हैं, तो वही कोर्स करा दें। और बच्चों के जैसे आप बता रहे हो कि कुछ जगह शुल्क भी लगता है, तो वो भी नहीं लगेगा और वो शुल्क कॉलेजों को भी मिलेगा। तो कॉलेजों की जो आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है वो भी सुधरेगी और स्टूडेंट्स को नियमित पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी सीखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इससे उपस्थिति भी अच्छी बढ़े और ओवरऑल शिक्षा पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। बाकी समाधान तो यही है कि अब केजी से लेकर के पीजी तक सारे या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो जब एक ही कैंपस में चलेंगे तभी हम कॉलेजेस का सर्वाइवल और अच्छे से होगा। इसके लिए हमारे प्रभात राय जी ने बहुत ही मजबूती से उस दिन प्रमुख सचिव के साथ सामने ये बात रखी थी और उसको उन्होंने प्रमुख सचिव जी ने उसको कुछ कमेंट भी किया वहाँ किसी अधिकारी ने, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। तो ये मत सोचिएगा कि आपके साथी केवल वहाँ ये होता है कि जी हुजूरी करके चले आते हैं, हाथ जोड़ के चले आते हैं। आपके साथी पूरी ईमानदारी से निर्भय हो करके और तमाम सारे उसके कारण से अपने अपनी संस्थाओं में दंड भी भोगते हैं। हम लोगों को तमाम सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। विश्वविद्यालय तो हमें समय समय पर टारगेट करता है, कभी कोई फाइल रोक देगा, कभी रिजल्ट में खराबी कर देगा, कभी कुछ, तो तरह तरह से हम लोग यातनाएं भी सहते हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं करते हैं आपसे। लेकिन ये आसान नहीं है, जो भी ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो उसको कष्ट भी मिलेंगे और शायद सुख उतने नहीं मिलेंगे। डीएलएड के बारे में जो हमारे साथी गुप्ता जी ने बात रखी है, श्री अभिषेक जी ने, उसको हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं उसमें स्वयं डॉक्टर आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी से, जो हमारे आदरणीय संरक्षक जी भी हैं, उनके साथ जा कर के आपकी बात को वहाँ भी रखेंगे और दूसरी जगहों पर भी रखेंगे। आपको ये भ्रम है कि आपकी बात को कहा नहीं जाता। आपकी बात को कहने के लिए हम स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास गए था। मुख्यमंत्री जी से कितनी देर हमारी बात हुई, क्योंकि वो भी बहुत जानकार है। हमें लग रहा था कि शायद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो कॉलेजेस के बारे में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नियम कायदे कानूनों को जानता होगा। हम बताते थे कि ये सर बीएड का ये नियम है, वो पहले बताते थे नहीं ये भी है, ये भी है। डीएलएड का आप कह रहे हो, डीएलएड की उनको जानकारी नहीं, उनको एक एक जानकारी है, एक एक नियम की जानकारी सब उन्होंने बताया। और जब हम और इसको लेके उन्होंने कहा भी कि नीचे अधिकारी से भी मिल लीजिए, वही लेके हम उसके पास गए थे और फिर प्रमुख सचिव जी के साथ से भी मिलने गए थे, आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ, ब्रजेश जी के साथ, तो लगातार मिल रहे हैं। ये आपको भ्रम है, ये कभी मत सोचिएगा कि आपने हमारे किसी साथी ने कुछ कहा तो यूं ही निकाल दिया। एक एक बात हमारे जो साथी होते हैं उनकी जो शब्द होते हैं वो पत्थर की लकीर रहते हैं मेरे लिए। तब आज 25 साल से ये एसोसिएशन चल रही है, वरना कितने संगठन बने और टूट गए, कितने इसी में थे टूट गए। किसी ने चंदा वसूली का उसका ध्येय बना लिया, तो किसी ने कुछ पद पाने का बना लिया, तो किसी ने कुछ पाने का बना लिया। यहाँ घर फूंक तमाशा देखने वाले जो आपके साथी हैं वो आज भी चला रहे हैं, वो आगे भी चलाते रहेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे सभी से ये हमारा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो पुराने साथी उनको जोड़िए, क्योंकि नए साथी अभी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं जो अभी धारा हैं 10 सालों में। पुराने साथियों को ढूंढ ढूंढ के लाइए, क्योंकि जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो स्थापित करके दे दिया है। भाई बड़े आदमी के बेटे को नहीं पता होता है कि रसगुल्ला की क्या वैल्यू है, लेकिन उसके बाप को पता होता है कि कैसे इकट्ठा किया, कैसे एक एक पहले रोटी कमाई, फिर खाने का इंतजाम किया, तब रसगुल्ला खाया था, तो रसगुल्ला कितना बढ़िया लगा था। चावला जी को जो पसंद, जो मतलब महसूस होगा, जो हमको महसूस होगा, वो रवि को महसूस नहीं होगा। तो रवि का भी हमें चाहिए, क्योंकि आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पुरानी बैसाखी से ही काम नहीं चलेगा।
तो पुराने जो अनुभव हैं प्लस जो नई ऊर्जा है और जो बीच के लोग हैं सबको साथ में लेके जोड़िए। पुराने लोग हमसे कट गए हैं, इसलिए बार बार पुराने लोगों को कह रहे हैं। वरिष्ठ साथियों सबको जोड़िए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग लंच पर आमंत्रित हैं। एक मिनट जरा।